हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फरवरी माह के 1 से 15 फरवरी के बीच जो देश विदेश एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो काफ़ी चर्चा में रही है, उसे मैं अपने चैनल इरोडाट अड्डा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं, ताकि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इन घटनाओं से जुड़ी अगर सवाल पूछी जाती है तो इसे हल करने में कोई कठिनाई आपको ना हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे। पहला जो घटना है वो भारत ओमान संबंध के बारे में। जो अभी ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि ओमान सल्तनत के रक्षा मंत्रालय महासचिव और भारत के रक्षा सचिव के साथ जो है 10वीं JMCC यानी कि संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की सह अध्यक्षता हुई है। ठीक है, ये अध्यक्षता जो है 2018 के बाद 3 वर्षों के पश्चात ये हुई है। ठीक है, आपको बता दें जो ओमान देश है खाड़ी देशों में भारत के सबसे करीबी रक्षा साझेदार रहे हैं। ठीक है, भारत की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करते रहते हैं। भारत और ओमान के बीच में जो है सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो अलनिगाह होती है। वहीं वायुसेना अभ्यास जो है ईस्टर्न ब्रीज और नौसेना अभ्यास नसीमुल बहर जो है भारत और ओमान के बीच होती है। ठीक है, ओमान में जो है करीब कई भारतीय रहते हैं। कहा जाता है कि 6.2 लाख भारतीय ओमान में रहते हैं और इन्हीं को देखते हुए भारतीय बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई भारतीय स्कूल भी हैं वहाँ पे, जिसमें CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई की जाती है। ठीक है, अब थोड़ी ओमान की उपस्थिति के बारे में बात कर ले। ओमान की जो है उपस्थिति जो है वो एक तरफ ओमान के सऊदी अरब है ना, UAE और यमन से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर ओमान के समुद्र से है, वो एक तरफ ओमान जो है गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सागर से ये टच करता है। ठीक है ना, गल्फ ऑफ ओमान और फारस के खाड़ी के बीच में एक हॉर्मुज स्टेट है जो काफ़ी चर्चा में रहती है, आप इन्हें भी याद रखें लेंगे। ठीक है, अब जो है ओमान में ही एक जो है बंदरगाह है जिसका नाम है दक्कम बंदरगाह। ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत जो है यहाँ पे अपनी पोर्ट स्थापित कर रही है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है जो चीन के द्वारा है ना, चीन के द्वारा स्थापित ग्वादर बंदरगाह है, उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए दक्कम बंदरगाह जो है वो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विंटर ओलंपिक के बारे में। विंटर ओलंपिक 2022 के बारे में, जिनका आयोजन जो है चीन के बीजिंग शहर में हो रही है और ये आयोजन 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 के बीच में हो रही है। ठीक है, भारत जो है इस आयोजन के उद्घाटन एवं समापन दोनों का बहिष्कार किए हैं। ठीक है, बहिष्कार करने का जो कारण यह है कि गलवान घाटी में जो भारत के साथ हिंसक झड़प हुई थी उसमें कई भारतीय सेना घायल हो गए थे। ठीक है ना, और उनमें जो है चीनी रेजिमेंट कमांडर जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो हैं क्यू फेबाओ जो ये हैं, ये रहे हैं। इन्हें सैन्य ये जो सैन्य कमांडर हैं उसे इस विंटर ओलंपिक में मशाल वाहक बनाया गया है और इन्हीं को देखते हुए भारत ने इनका विरोध किया है और इस विरोध के कारण भारत जो है इस ओलंपिक का बाइकआउट किए हैं। भारत ही नहीं, भारत के अलावा USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी जो है विंटर ओलंपिक 2022 का बाइकआउट किए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वन ओशियन समिट के बारे में। वन ओशियन समिट जो है जो अभी हाल में ही मतलब 9, 10 और 11 फरवरी में ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट शहर जो फ्रांस में ये इनका आयोजन हो रहा है। ठीक है, इस आयोजन करने का जो उद्देश्य ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने जो होता है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आपको बता दें जो फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में जो ये आयोजन हो रहा है वो विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। इन आयोजन में देश विदेश के कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति राजनेता इसमें शामिल हुए हैं। उसमें भारत की ओर से मोदी जी भी इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के बारे में। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 यानी कि ये जो इनको जो जारी किए हैं EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है ना, अब आपको बता दें EIU जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इनका जो हेडक्वार्टर है लंदन ब्रिटेन में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है ना, अब ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी की गई है इसमें भारत की जो स्थिति है वो 6.91 स्कोर के साथ 46वें स्थान पे है। वहीं विश्व में
है ना, नॉर्वे जो है 10 में से 9.75 स्कोर के साथ प्रथम स्थान को बनाए रखे हैं। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन जो देश है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान का जो है वो निचले स्थान पे है। ठीक है, तो भारत का जो डेमोक्रेसी में स्थान जो है इंडेक्स में वो कितना स्थान है, 40वां। ठीक है, अब हम बात करेंगे WWF के बारे में, जो अभी हाल के दिनों में चर्चा में रहे। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, ये जो WWF के जो है ना स्थापना जो की गई थी, इनका जो उद्देश्य जो था पृथ्वी के पर्यावरण के कारण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। ठीक है, अब ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि सागरीय प्लास्टिक के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सागर में, खास करके पीला सागर और भूमध्य सागर में प्लास्टिक की जो मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कहा जाता है कि 88% जलीय जीव जो है इससे प्रभावित हो रही है। ठीक है, WWF के द्वारा जो है ना कुछ अन्य रिपोर्ट प्रकाशित किया दी है, जिसमें कौन है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन रिपोर्ट, ये प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, है ना, बादशिराय चक्रवात के बारे में। अभी हाल के दिनों में ही बादशिराय साइक्लोन जो है वो चक्रवात जो है वो मेडागास्कर के पूर्वी तट पे आया है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि बादशिराय चक्रवात कहाँ आया है, तो मेडागास्कर में आया और उनके पूर्वी तट पे आया है। ये जो मेडागास्कर की जो उपस्थिति है, ये मोजाम्बिक जो अफ्रीकन देश है उसके ईस्ट में है। ठीक है, और ये हिंद महासागर में ये देश अवस्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में। फॉकलैंड आइलैंड जो है जो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर में ये आइलैंड जो है अवस्थित है। ठीक है, ये आइलैंड है। ठीक है, और ये अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे ये आइलैंड है। ठीक है, आपको बता दें जो फॉकलैंड आइलैंड को लेकर के जो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हमेशा विवाद बनी रहती है। अभी हाल के दिनों में ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें चीन ने कहा था कि फॉकलैंड द्वीप समूह पे अर्जेंटीना के दावे को उसने समर्थन किया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, फॉकलैंड आइलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र में है। कहाँ अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर में, और ये अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोलोमन द्वीप समूह के बारे में। ये भी अभी चर्चा में रहे। ये सोलोमन द्वीप समूह है जो ओसेनियन देश के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के ऊपर में है। ठीक है, बगल में है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि हाल में अमेरिका का जो कहना है वो सोलोमन द्वीप में एक दूतावास खोलने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए चर्चा में रही है। और उनके खोलने का जो उद्देश्य है, उन्होंने कहा है कि दक्षिण प्रशांत प्रशांत महासागर में चीन के जो मजबूत होते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका के द्वारा जो है वहाँ पे एक दूतावास खोला जा रहा है ताकि अमेरिका जो है उस प्रभाव को कम कर सके और अपनी प्रभाव को बढ़ा सके। ठीक है, सोलोमन जो द्वीप है वो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन सम्राट के द्वारा वहाँ पे जो है एक गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व किया जाता है जो राज्य के औपचारिक रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है आपको प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बबुस्का बटालियन के बारे में। अभी हाल के दिनों में बबुस्का बटालियन जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ठीक है ना, इनका संबंध यूक्रेन से है, यूक्रेन देश से है। और ये जो है यूक्रेन में रक्षा की नज़र से वृद्ध महिलाओं के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है। तो आप ये अगर आपसे पूछ दे बबुस्का बटालियन क्या है, तो वृद्ध महिलाओं के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है। और इसका संबंध किस देश से है, इनका संबंध यूक्रेन से। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और वहाँ की जो करेंसी जो है हेरीविनिया है और वहाँ की राजधानी कीव है। ठीक है ना, थोड़ी सी क्या होता है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से आप ये भी देख लें यूक्रेन की उपस्थिति के बारे में भी, तो आप देख लें कि उनके पड़ोसी देश कौन है या वो किस सागर या महासागर से टच करते हैं। तो यूक्रेन जो है दो सागर से टच करते हैं, एक है एजोव सी से टच करते हैं और दूसरा ब्लैक सी से ये यूक्रेन जो है वो टच करते हैं। इनके जो पड़ोसी देश हैं, इनके ईस्ट में रूस है, इनके नॉर्थ में बेलारूस है, वहीं इनके वेस्ट की बात करेंगे तो उसमें पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है। वहीं इनके दक्षिण में जो है वो
जो रोमानिया और मोल्डोवा जो कंट्री है वो इनके पड़ोसी देश है और इनकी सीमा यूक्रेन की सीमा उन देशों से टच करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भारत में दो नए रामसर साइट की घोषणा हुई है। अब भारत में जो है कुल 49 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, वो जो दो नए रामसर साइट हैं उसमें एक बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरा है खिजरिया पक्षी अभयारण्य है। पहले हम बखीरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर लें। ये देश का 48वां है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पश्चिम में ये बखीरा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा ये प्राकृतिक बाढ़ मैदान भी है। ठीक है, इस आर्द्र भूमि में ग्रे हेडेड स्वैम्फेन यानी कि या पर्पल स्वैम्फेन का जो ये प्रजनन स्थल है। ठीक है, जिसको स्थानीय रूप में हम लोग कायमा भी कहते हैं। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बखीरा नहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं खिजरिया पक्षी अभयारण्य जो है देश का 49वां अभयारण्य है और ये जामनगर गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, जो कच्छ के खाड़ी क्षेत्र में ये है। ठीक है ना, इस अभयारण्य में काली गर्दन वाली साइरस जो है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और आपको बता दें ये भारत में कहीं और नहीं सिर्फ यहीं पाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ी रामसर साइट जो घोषणा की जाती है, ये रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत ये घोषणा की जाती है। आपको बता दें ये जो रामसर शहर जो है वो कास्पियन सागर के निकट ईरान जो देश है उसके रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुई थी। भारत जो है रामसर कन्वेंशन में 1985 में शामिल हुए थे। और अगर भारत की आर्द्र भूमि के बारे में बात करें तो भारत में 4.7% जो भूमि है वो आर्द्र भूमि भारत में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में। ठीक है, अभी मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो त्रिमूर्ति भवन न्यू दिल्ली में की गई है। आपको बता दें कि तीन मूर्ति भवन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये अधिकारी आवास भी रहा है। ठीक है ना, ये जो संग्रहालय बनाई जा रही है उसमें कहा गया है कि जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जो भाषण, वीडियो क्लिप और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को इसमें रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शून्य अभियान के बारे में। ठीक है, शून्य अभियान क्या है? ठीक है, तो भारत शून्य अभियान जो है वो है भारत में वायु प्रदूषण के मद्देनज़र है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है नीति आयोग के द्वारा आरएमआई यानी कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत करने का जो मेन उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस अभियान का जो तहत जो है भारत सरकार का जो एक लक्ष्य है कि 2025 तक 20% इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसमें ये अभियान काफ़ी सहयोग करेगा। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में भी। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को जीवाश्म ईंधन से दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बाजार आधारित समाधान का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, किसका? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट का। अब हम बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। ये भी चर्चा में अभी रही है। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स में ये सवाल पूछी जा सकती है कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 82(2) में इनकी चर्चा है, जिनके तहत संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करने के धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि अगर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं है ना स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करें जो अभी मोदी जी के द्वारा हैदराबाद में रामानुजाचार्य की एक विशाल प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन की गई है। ठीक है ना, आपको बता दें कि दुनिया एक परिवार यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के उन विचारों को कायम करते हुए भारत उनकी 1000वीं जयंती को समानता के त्यौहार के रूप में मना रहा है। ठीक है, ये जो प्रतिमा है 216 फीट ऊंची होगी और इसमें पंचलौह यानी कि इसमें 5 धातु हैं जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया ये एक प्रतिमा है। ठीक है, आपको संत रामानुजाचार्य के बारे में बता दें कि संत रामानुजाचार्य का जन्म जो है तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में 10 से 17 इसमें इनकी जन्म हुई थी। ठीक है ना, रामानुजाचार्य जो है एक वैदिक
दार्शनिक और समाज सुधारक रहे हैं जो 11वीं सदी के भक्ति आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। ठीक है। संत रामानुजाचार्य के बचपन का नाम लक्ष्मण था और इन्हें इलापा पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका अर्थ होता है दीप्तिमान। ठीक है ना। आपको ये भी बता दें कि रामानुजाचार्य जो है वेदांत के विशिष्ट द्वैतवाद के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो संत रामानुजाचार्य। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, बात करेंगे पुनौरा धाम के बारे में बात करेंगे। पुनौरा धाम जो है वो सीतामढ़ी बिहार में अवस्थित है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इन्हें जो अभी हाल में ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत राम सर्किट में तथा प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। अब इनसे ये फ़ायदा ये होगा कि बिहार में पर्यटन में बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है ना, और इससे क्या होगा, बिहार के आर्थिक फ़ायदा भी होगा। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रसाद योजना के बारे में। प्रसाद योजना जो बहुत पहले ये योजना आई थी, इनका जो फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, यह एक केंद्रीय योजना है जो धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए देश एवं तीर्थ स्थलों की पहचान जो है वो करने और उसके विकास करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुनौरा धाम जो है वो प्रसाद योजना में शामिल कर ली गई है और ये बिहार के सीतामढ़ी जिला में अवस्थित है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन आहट के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन आहट जो है जो अभी हाल में चर्चा में रही है। ठीक है ना, और ये क्या है, तो ये जो है महिलाओं और बच्चों को तस्कर के चुंगल से बचाने के लिए आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ठीक है ना, इससे पहले भी जो है रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली जो लाई गई थी, जिनका उद्देश्य था कि महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, रेलवे के द्वारा। अब हम बात करेंगे प्रशिक्षालय के बारे में। प्रशिक्षालय पहल जो है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा एक पहल है। ठीक है ना, इस पहल के तहत सरकारी विद्यालयों को 1 से 5 तक प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्राओं को खुली कक्षा यानी कि ओपन एयर क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। इस पहल का जो उद्देश्य है कि उन छात्रों को जो अपनी शिक्षा जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालय शिक्षा से बाहर हो गए थे। इन पहल के तहत एमडीएमएम यानी कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में खुली जगह यानी कि ओपन एयर स्पेस नहीं है, वे आस पड़ोस के पार्कों और मैदानों में कक्षा संचालित करेंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है। अब हम बात करेंगे SWIFT यानी स्विफ्ट के बारे में। SWIFT स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन है, ये भी चर्चा में रहे हैं। ठीक है ना, ये जो स्विफ्ट जो होता है वो एक तरह का मैसेज भेजने और प्राप्त करने वाला इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक और फाइनेंशियल सेवा देने वाले एक संस्था है। ठीक है, इस नेटवर्क के माध्यम से पेमेंट बहुत जल्दी चली जाती है। ठीक है, हर बैंक को उसके लिए एक स्विफ्ट कोड मिलता है। ठीक है, जिसकी पहचान होती है। ठीक है, आपको बता दें स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 6x6x6 अभियान के बारे में बात करेंगे। 6x6x अभियान जो है वो अनीमिया रोग को ख़त्म करने की एक रणनीति से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, आपको बता दें इस अभियान में 6 लाभार्थी समूह यानी कि पुरुष, महिला, किशोर लड़का, किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं। 6 सरकारी हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र भी हैं। आपको बता दें अनीमिया रोग के बारे में। अनीमिया रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम यानी हो जाती है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ICRISAT के बारे में, है ना। इक्रिसेट जो है इनका जो है यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है। ठीक है, अब ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि इनका जो है अभी 85वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ठीक है ना, है ना। इक्रिसेट का जो है मुख्यालय जो है पतनचेरुवु हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। अब हम बात करें कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में। ठीक है, जिसमें शांति श्री धूलिपत पंडित के बारे में बात करेंगे। अभी हाल में ही इन्हें JNU के 13वां और देश की प्रथम महिला कुलपति के रूप में इसे नियुक्त हुई है। ठीक है ना, शांति श्री धूलपति जो 1992 से सावित्री बाई फूले में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर भी रही हैं। ठीक है, ये जो स्थान लिए हैं
एम जगदीश कुमार का स्थान लिए हैं। ठीक है, अब जो एम जगदीश कुमार जो है यूजीसी के चेयरमैन बन गए हैं। यूजीसी के चेयरमैन के तौर पे 5 साल या 65 वर्ष तक के लिए ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, यूजीसी के बारे में बता दें, यूजीसी की आधिकारिक रूप से घोषणा 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। यूजीसी को वर्ष 1956 में संसद में प्रस्ताव पारित करा करके एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीआर श्रीजेश के बारे में। पीआर श्रीजेश जो हैं भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं और इन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। इनसे पहले भारतीय महिला कप्तान रानी रामपाल को भी, है ना, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गया था। और ये रानी रामपाल जो है देश की पहली भारतीय है जो इन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे लियो मॉन्टेजनियर के बारे में। लियो मॉन्टेजनियर है, ये अभी इसलिए इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये वायरस HIV वायरस की ये खोज करता रहे हैं और अभी हाल में ही इनका निधन हो गया है। ये जो है फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्हें 2008 में इन्हें नोबेल प्राइज़ के भी सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है ना, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 14 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक इनका आयोजन हुआ है। ठीक है ना, और ये जो आयोजन है हुआ है वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। भारत इसमें विजेता रहे हैं और उप विजेता में इंग्लैंड रहे हैं। ठीक है, इस जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें मैन ऑफ द सीरीज जो है डेवॉल्ट ब्रेविस जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं इन्हें दिया गया है और इनके द्वारा 506 रन बनाया गया था। ठीक है, वहीं मैन ऑफ द मैच जो है राज बाबा को दी गए हैं। ठीक है, अब इनसे पहले ही इनको लगा करके भारत अब तक 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ठीक है, पहली बार मोहम्मद कैफ 2000 ईस्वी में, उसके बाद विराट कोहली 2008 में, उन्मुक्त चंद 2012 में, पृथ्वी शॉ 2018 में और अभी यशधुल के कप्तानी में 2022 में भारत जो है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व चैंपियन बने हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में जो करंट अफेयर जो वीडियो अपलोड हुए हैं उन्हें भी आप लोग देखे होंगे और ना देखे हों तो उसे भी आप देख करके इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर।